हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा नवीनतम पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी, जो कि आप इसमें देखेंगे 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को कवर करेंगे, जो कि ये लेटेस्ट वाला है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पे जो है आपको प्रकाशित की जाती है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कि सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट हो जाएगा। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है आपका प्रकाशित किया गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभागों पर 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। यहाँ केवल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि ओवरऑल की बात करते हैं तो 21.76% वन है। अगर वही बात करते हैं कि यहाँ केवल 19 राज्यों के पास, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला देंगे तो उनके पास केवल जो हो जाएगा 33% से अधिक वन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में वन आवरण को कवर करेंगे। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण जो हो जाएगा आपका कि 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76 है। और 2021 के रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में वृक्षा आवरण देखेंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षा आवरण जो हो जाएगा आपका 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। और 2011 के रिपोर्ट की तुलना में 1289 वर्ग किलोमीटर जो हो जाएगा 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो देखिए, वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो वृक्षावरण में जो हो जाएगा आपका 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वही अगर वना आवरण की बात करते हैं तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है अकॉर्डिंग टू। अब इसको देखेंगे हम बॉक्स के अनुसार देखेंगे, जो कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मिल गया कि वनावरण कितना प्रतिशत है। तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका टोटल 21.76% है और 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब वृक्षावरण की बात करते हैं तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आपका 3.41% की वृद्धि हुई है और 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 3.41% है और 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। और टोटल की बात करते हैं तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल प्रतिशत की बात करते हैं तो 25.17% है। और टोटल वृद्धि की बात करते हैं तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। तो देखिए, सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पास किसके पास है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश सेकंड में, अरुणाचल प्रदेश थर्ड में जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ होगा। तो इसका देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर से देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में कितना वन है तो 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 65,882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,812 वर्ग किलोमीटर है। और वही अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा तो हरियाणा में हो जाएगा, जो कि 1614 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब में 1846 वर्ग किलोमीटर है और गोवा में 2266 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। वही सर्वाधिक वन एवं वृक्षा आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका VVI होगा कि सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले 3 राज्य। तो देखिए, वन आवरण में वृद्धि करने वाले तो मिजोरम हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका गुजरात हो जाएगा और तीसरे नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा।
तो वन आवरण में वृद्धि करने वाले हो जाएगा आपका मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। और वन आवरण में नुकसान पहुंचाने वाले में मध्य प्रदेश आगे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सेकेंड डाउन पे हो जाएगा और तेलंगाना जो हो जाएगा आपका थर्ड डाउन पे हो जाएगा वन आवरण में नुकसान पहुंचाने वाले टॉप 3 में। देखेंगे वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपकी सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, तो देखिए सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत किसके पास है? मिजोरम के पास है और अरुणाचल प्रदेश के पास है। वही देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। अब देखेंगे कि भारत में घने एवं खुले वन, तो देखिए बहुत घने वन किसके पास है? तो बहुत घने वन आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद है। मध्यम रूप से घने वन किसके पास है? तो मध्य प्रदेश के पास है। और खुले वन किसके पास है? तो आपका मध्य प्रदेश के पास है। इस रिपोर्ट को याद कर लीजिएगा कि बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश के बाद है और मध्यम रूप से घने वन भी जो मध्य प्रदेश के पास है और खुले वन जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के पास होगा। अन्य तथ्य देखेंगे इससे, तो भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियाँ हैं। तो देखिए भारत में झाड़ियाँ कितना फैला हुआ है? तो 43,623 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियाँ फैला हुआ है, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। आगे देखते हैं कि भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक कहाँ में हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 20,421 वर्ग किलोमीटर जो है आपका मध्य प्रदेश में सिर्फ बांस का है। आगे देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन है। तो कुल कार्बन स्टॉक इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन है टन होने की अनुमान है। और 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं कि भारत जो है वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वें स्थान, जबकि रूस जो हो जाएगा आपका पहले स्थान पे है। तो भारत जो हो जाएगा दुनिया में वन आवरण के मामले में 10वें स्थान पे है, जबकि रूस जो हो जाएगा आपका पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखेंगे कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण आपका 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। देश की पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र हो जाएगा 2,83,713 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, जो कि ये भी रिपोर्ट 2023 के आधार पे है कि देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन आपका हो जाएगा 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15 है। भारत में मैंग्रोव वन या कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। तो 2021 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 7.43 वर्ग किलोमीटर की आपका कमी हुई है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य, जो कि आपको देखेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो क्या आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, जो कि 2,119 किलोमीटर। गुजरात हो जाएगा सेकेंड डाउन पे 1,164 वर्ग किलोमीटर। और अंडमान निकोबार जो हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे 608 वर्ग किलोमीटर। और अगर रैंक की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश आपका पहला रैंक हो जाएगा, महाराष्ट्र जो हो जाएगा आपका दूसरा रैंक हो जाएगा और कर्नाटक जो हो जाएगा तीसरा रैंक हो जाएगा, जो कि आपका वृद्धि किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट की आर्द्र भूमि संरक्षण देखेंगे कि भारत में टोटल
भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं। तो देखिए अभी एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो भारत में टोटल 91 रामसर स्थल हैं। आर्द्र भूमि सर्वेक्षण संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 के ईरान में एक सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए थे। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। तो देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था, 1975 से प्रभावी हुआ था। भारत आपका 1982 में शामिल हुआ था। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल है। विश्व में जो हो जाएगा आपका 2500 से अधिक रामसर स्थल है और जुलाई 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ की कुल संख्या 91 हो जाएगी। तो इंटरनेशनल जो हो जाएगा इम्पोर्टेंस हो जाएगा रामसर स्थल में, तो आपका 91 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। भारत के कुल 91 रामसर स्थल आर्द्र भूमि में 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। तो हमको याद क्या करना होगा कि जुलाई 2025 तक, एट प्रेजेंट जुलाई 2025 तक रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितना है तो 91 है और वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो 2500 से अधिक है। आर्द्र भूमि सर्वेक्षण देखेंगे कि वर्ष 2024-25 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की आर्द्र भूमि तो देखेंगे खींचन वेटलैंड साइट जो कि आपका 91 कहाँ में हो जाएगा राजस्थान में। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आपका राजस्थान में है। उधावा झील आपका झारखंड में हो जाएगा। खेचो पलरी आर्द्र भूमि सिक्किम में हो जाएगा। थरथर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु हो जाएगा। सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तावा जलाशय आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद नागी पक्षी अभयारण्य आपका जमुई बिहार हो जाएगा। नकटी पक्षी अभयारण्य आपका जमुई बिहार हो जाएगा। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ हो जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ हो जाएगा तो आपको कर्नाटक हो जाएगा। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ हो जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। अघनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कराई वेटी पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु हो जाएगा। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन कहाँ हो जाएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। ये सभी रिलेटेड है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे टोटल 91 रामसर स्थल हैं। एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 91 रामसर साइट है। इसे वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पे है। तो देखिए एशिया में भारत का स्थान जो हो जाएगा एक तीसरे स्थान पे है और एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल रखने वाला भी भारत है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 20 है। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश में 10 हो जाएगा। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि रामसर स्थल में 1974 में शामिल होने वाले प्रथम स्थल जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के कोबार्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि आपका चिल्का लेक है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि आपका सुंदरवन वेटलैंड हो जाएगा जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। इसकी 2,2549.44 वर्ग किलोमीटर है जो कि 96.76% जो होता आपका आर्द्र भूमि कवर करती है, सिर्फ सुंदरवन वेटलैंड वाला। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल आपका रेणुका वेटलैंड हो जाएगा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि आपका हरिके बैराज हो जाएगा। टाइगर कान्हा रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम के आकार का है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में ये भी ध्यान दीजिएगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व में जो हो जाएगा आपका कि 461 आर्द्र भूमि है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। तो देखिए भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो भारत में कुल आपका 58 टाइगर रिजर्व हो जाएगा।
58 टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि वर्ष 2024-25 में घोषित होने वाले टाइगर रिजर्व। तो माधव टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, जिसको 2025 में घोषित किया गया है, आपका मध्य प्रदेश में है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य आपका 57वां हो जाएगा, जो कि दिसंबर 2024 में घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगलई टाइगर रिजर्व केमा हो जाएगा, तो 56वां हो जाएगा, 2024 में होगा, आपका छत्तीसगढ़ में घोषित, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया था। जारीकर्ता हो जाएगा आपका भारतीय वन्यजीव संस्था। भारत में कुल बाघों की संख्या आपका 3628 है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। भारत में टोटल बाघों की संख्या जो हो जाएगा आपका 3682 है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज किया गया है। 2018 में बाघों की जनसंख्या 2967 थी, तो 2018 में बाघों की जनसंख्या आपका 2967% थी। और विश्व का जो हो जाएगा 75% बाघ कहाँ में रहता है, तो भारत में रहता है। अभी एट प्रेजेंट बाघों की संख्या कितना है, तो 3682 है। 3682 इस तरह से याद कीजिएगा कि 3682 अभी एट प्रेजेंट बाघों की जनसंख्या है। और 2018 से 2024 के बीच में 24.1% की वृद्धि हुआ है। पूर्व वर्ल्ड वाइड के बारे में बता दें तो 75% बाघ आपका कहाँ में हो जाएगा, तो भारत में हो जाएगा। अब देखेंगे संबंधित राज्य। तो देखिए मध्य प्रदेश में 2018 में 526 बाघ था, अभी 2022 में 785 हो गया है। कर्नाटक में 524 था, जो कि 563 हो गया है। उत्तराखंड में 442 था, अब जाकर के 560 हो गया है। उत्तर प्रदेश में 173 था, जो जाकर के 205 हो गया है। बिहार में टोटल बाघों की संख्या 31 थी, जो कि अब जाकर के 54 हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि नोट अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज किया गया है। साथ ही 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसमें बाघों की संख्या में आपको कमी देखने को मिला है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है, जो देश में सबसे ज़्यादा बाघ आपका 260। तो जिम कार्बेट टाइगर उद्यान में 260 बाघ है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब देखेंगे तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट। तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट देखेंगे तो फरवरी 2024 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022 पर रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या वर्ष 2018 के 12,852 था। देखिए तो 2018 में तेंदुआ कितना था, तो 12,852 था, जो कि 2022 में बढ़ करके 13,874 हो गया है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु देखेंगे तो सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी नागा सागर श्री सैलम कहाँ में है, तो आंध्र प्रदेश में है। तेंदुआ के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि आपका राजस्थान में है। देखेंगे फर्स्ट स्थान पे सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड जो हो जाएगा आपका कर्नाटक में हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद द्वितीय स्थान पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तृतीय स्थान पे जो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। और उसके बाद चतुर्थ स्थान पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। बिहार में भी तेंदुआ की आपकी संख्या 86 है। झारखंड में आपका 51 है। तो देखिए मध्य प्रदेश में तेंदुआ कितना है, तो 3907 है। महाराष्ट्र में 1985 हो जाएगा। कर्नाटक में 1879 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 321 है। बिहार में आपका 86 तेंदुआ है। झारखंड में जो हो जाएगा आपका 51 तेंदुआ की संख्या है। अब देखेंगे हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण। तो देखिए भारतीय वन्यजीव संस्था और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया, यह 2019 में शुरू किया गया था। तो हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण कब किया गया था, तो 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या आपका 718 है। इनकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में फैला हुआ है। लद्दाख में देखेंगे सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ का है, लद्दाख में 477 है। उत्तराखंड में 124 है। हिमाचल प्रदेश में आपका 51 है। अरुणाचल प्रदेश में आपका 36 है। सिक्किम में आपका 21 है। और जम्मू कश्मीर की हिम तेंदुआ की संख्या आपका 9 है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट ए को कवर कर लिए। अब देखेंगे हम पार्ट
पार्ट बी में देखेंगे सितंबर 2024 का करेंट अफेयर कि देश के पहले आयरन मैन सांसद तेजस्वी सूर्या बन गए हैं। तो देश के पहले आयरन मैन कौन बने हैं? तो सांसद तेजस्वी सूर्या बने हैं। इनसे कुछ रिलेटेड देखेंगे कि गोवा में आयोजित आयरन मैन 70.3 ट्रायथॉन चैलेंज 1.9 किलोमीटर तैराक, 90 किलोमीटर साइकिल चलाना और 21.1 किलोमीटर दौड़ना शामिल को पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो देश के पहले आयरन मैन कौन बन गए हैं? तो सांसद तेजस्वी सूर्या बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में केरल के थिरुवोनम त्यौहार मनाया गया है। तो थिरुवोनम त्यौहार कहाँ में मनाया गया है? तो आपका केरल में। यह त्यौहार राजा महाबली के नगर आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 16 सितंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुज से अहमदाबाद के मध्य भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो सेवा नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के VOC पोर्ट का तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की मंजूरी दी गई है। समिति की यह प्रथम सुझाव है। प्रथम चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं तथा दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर में स्थानीय चुनाव का आयोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक कराया जाए। तो सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस टावर का उद्घाटन आपका केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी किए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा दुनिया के सबसे ऊंचे बांस टावर का आवरण जो हो जाएगा आपका नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड पार्क मतलब कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो अमृत महोत्सव पार्क मतलब कि महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन आपका नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री द्वारा दलितों तथा आदिवासियों पर अत्याचार के दर्ज मामले में ताज़ा रिपोर्ट जारी किया गया है। अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज में मामले में शीर्ष 3 राज्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका अनुसूचित जाति पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे राजस्थान में और तीसरे नंबर में जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 नए वन्यजीव दूतावास बोस्टन और लॉस एंजल्स में खोलने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इन सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि चर्चा में रहा मनकीड़िया समुदाय का संबंध किससे हो जाएगा। तो चर्चा में रहा मनकीड़िया समुदाय का संबंध आपका उड़ीसा से हो जाएगा। सितंबर 2024 में उड़ीसा के मनकीड़िया समुदाय को वनों पर विनाश अधिकार प्राप्त हुआ है। मनकीड़िया समुदाय उड़ीसा में वनों पर विनाश अधिकार पाने वाला छठा PVTG समुदाय हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को पार्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइब ग्रुप में आपको नामित किया गया है। तो देखिए, ये जो हो जाएगा आपका मनकीड़िया समुदाय को जो है आपका मनकीड़िया समुदाय को वनों पर निवास अधिकार प्राप्त हो गया है और मनकीड़िया समुदाय को उड़ीसा के वनों पर निवास अधिकार पाने वाले छठा PVTG समूह है। PVTG किसको कहते हैं? तो पार्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइब ग्रुप को कहते हैं, जो कि टोटल आपका 75 जनजातियों का
75 जनजातियों को वर्गीकृत किया गया है। 1973 में गठित ढेबर आयोग, इसको ध्यान दीजिएगा कि 1973 में जो गठित ढेबर आयोग का संबंध आपका पीवीटीजी से था। देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या जो हो जाएगा आपका कहाँ में हो जाएगा, तो उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश सभी 328 शहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है। इसके उद्घाटन जो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फांसी द्वारा 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है, जो शीर्ष 3 प्रदर्शन करता है। केरल फर्स्ट स्थान पे हो जाएगा, सेकेंड स्थान पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा, थर्ड स्थान पे आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप में आपका केरल हो जाएगा, सेकेंड स्थान पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा, थर्ड स्थान पे आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन में इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। देश में खाद्य सुरक्षा परिव्यय में बदलाव के लिए 2019 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान और निकोबार का योगदान को प्रेरित किया है। वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया था। जो हैवलॉक द्वीप का नाम जो हो जाएगा आपका स्वराज द्वीप हो जाएगा, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप किया गया, रोस द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 76,220 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में बधामन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। तो बधामन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला कहाँ रखा गया है, तो महाराष्ट्र के पालघर में। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। पालघर जिले के दहानू शहर में स्थित बधामन बंदरगाह भारत के सबसे गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी कवरेज की मंजूरी प्रदान किया गया है। इसे नए संशोधन के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक सभी आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना आय सीमा के 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषण विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तार का एयर इंडिया के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दिया है। आगे देखते हैं कि लद्दाख में जास्कर महोत्सव का 9वां संस्करण मनाया गया। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लद्दाख की परंपरा तथा संस्कृति को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति न्याय सैनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। शंभू सीमा आपका पंजाब तथा हरियाणा को विभाजित करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि
नेशनल वन हेल्थ वन मिशन, नेशनल वन हेल्थ वन मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान के अजमेर में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। ये जो हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विषाणु युद्ध अभ्यास का आवरण कहाँ में किया गया है, तो आपका राजस्थान के अजमेर में किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्र के विशेषज्ञों के बनी संयुक्त राष्ट्र प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार तथा उसकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं की मंजूरी दिया है। तो देखिए ये मंजूरी कौन कौन से हो जाएगा, तो डिजिटल कृषि मिशन हो जाएगा, खाद्य और पशु सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान हो जाएगा, कृषि शिक्षा प्रबंध और सामाजिक विज्ञान और को मजबूत करना होगा, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पाद को बनाए रखना हो जाएगा, बागवानी का सतत विकास हो जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्रों के मजबूती बनाना हो जाएगा, 7वां जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 से 7 सितंबर के मध्य भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। तो 1 से 7 सितंबर को जो होता है, 1 से 7 सितंबर के मध्य में आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका आपका थीम था तो न्यूट्रिशन डाइट फॉर एवरीवन। इसका थीम जो हो जाएगा आप इंग्लिश में याद कीजिएगा कि न्यूट्रिशन डाइट फॉर एवरीवन 2024 का पोषण सप्ताह का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किए हैं। अब देखते हैं 75वें सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्षगांठ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा तथा प्रतीक आपका निफ्टी दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया है। यह झंडा नीले रंग का है जिसके मध्य में सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह अंकित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग को किया गया है। भारत का संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य यतो धर्मते जयः अंकित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस राज्य की विधानसभा में दल बदल के लिए आयोग ठहराए गए विधायकों का पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं कि व्यापार और उद्योग के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा जो है जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 का प्रारंभ किसने किया है, तो अमित शाह ने किया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। आगे देखते हैं कि भारत में विमानन मंत्रालय ने शंख एयर नामक नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है। यह एयरलाइंस उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी। आगे देखते हैं कि कर्नाटक ने अपना पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया है। तो येलहंका गैस बिजली संयंत्र कहाँ का हो जाएगा, तो आपका कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किस पूर्वोत्तर राज्य के उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है, तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। कहाँ 20,942 फीट ऊंचे एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा तसांग यांग गयात्सो के नाम पे रखा गया है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को समर्पित सहायता सेवा प्रदान करने के लिए सुलभ सुविधा केंद्र स्थापना के लिए प्रोजेक्ट नमन शुभारंभ किया है। तो प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त एथलीट को सशक्त बनाने के लिए रीसेट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। रीसेट का फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य जो हो जाएगा आपका सेवानिवृत्ति एथलीटों की आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में एकीकृत करना। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ाने तथा दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कानून को मजबूत करने के लिए अपराजिता महिला और बाल
पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून घोषित किया है, जो कि आपका विधेयक 2024 हो जाएगा। यह नया कानून पश्चिम बंगाल को ऐसे गंभीर अपराधों पर केंद्रीय कानूनों के में संशोधन करने वाला पहला राज्य बनता है। इस विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा। लेकिन देखिए कितना हद तक ये इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन आगे देखते हैं कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रुनोई के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और ब्रुनोई का राजधानी आपका बंदर शेरी बेगवान है। और इसी तरह से जो हो जाएगा आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर कर लिए। आज मंथ हमारा सितंबर 2024 को कवर कर लिए। एक मंथ और इस बुक के थ्रू बचा हुआ है कि अगस्त 2024। इसी तरह से जो हो जाएगा आपका देखने को मिलेगा। आगे बताते हैं आपको कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहां से ज्वाइन कीजिए। और आपको बता दें कि पहले ज्वाइन कीजिए आप टेलीग्राम चैनल, तभी आपको जो है वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और ये एडिटोरियल करेंट अफेयर है जो कि आपका रेलवे से लेकर के A to Z एग्जाम के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। विशेषली आपका जो है बिहार में जीविका का एग्जाम होने वाला है जो कि करेंट अफेयर बेस्ड होता है। BPSC का एग्जाम होने वाला है वो है, तो इसमें A to Z में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा यहाँ से। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।